अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कनाडा रेफ्यूज़ल वीज़ा की स्टोरी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मेरे पास वीज़ा सक्सेस की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, लेकिन जो लर्निंग होती है वो फेलियर से होती है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कंसल्टेंट वही होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल जिसने रीड कर रखे हों। अब वो कहीं से भी हो, उसकी अपने जो केसेस भेजे हैं उसकी तरफ से हों या कहीं और से उसने मवाद इकट्ठा किया है, जब वो उन पे वर्क करता है, उनको रीड करता है, तो वो अच्छे तरीके से समझ जाता है कि फ़ाइल में क्या चीज़ मेंशन करनी है और क्या नहीं करनी। मेरे पास भी रिफ्यूज़ल आपके सामने लाने की यही वजह है कि मैं जब इंटरनेट पे, यूट्यूब पे मैंने जाके ढूँढा तो मुझे रिफ्यूज़ल्स नहीं मिलते थे। मैं उनकी स्टडी करना चाहता था। क्योंकि कोई भी मसला है वो मसला ही रहता है जब तक आपको पता ना चले कि ये कहाँ एग्ज़िस्ट करता है और क्यों करता है। जब आपको प्रॉब्लम पता चल जाए तो आप उसका हल निकाल सकते हैं। तो रिफ्यूज़ल जो होती है ये प्रॉब्लम्स आपकी होती हैं, जो बताई जाती है कि ये मसला है आपकी फ़ाइल में। तो जितना आप इसको रिफ्यूज़ल्स को स्टडी कर लेंगे आपके लिए उतना ही आसान होगा। अब मैं जो बातें शेयर करने जा रहा हूँ इस रिफ्यूज़ल स्टोरी में, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत कुछ आप सीखेंगे। इसमें हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, हमने कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए, कौन से लगाने चाहिए, फिर इस रिफ्यूज़ल को हमने हैंडल कैसे किया। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। पूरी स्टोरी आपके सामने इंशाल्लाह रखूँगा। तो आप देखते हैं जी, ये आप देखिए जी, ये रिफ्यूज़ल आया। लिखा हुआ द पर्पस ऑफ योर विजिट टू कनाडा इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद द टेम्पररी स्टे गिवन द डिटेल्स यू हैव प्रोवाइडेड इन योर एप्लीकेशंस। ये कह रहा है कि जो आपने एप्लीकेशन दी है, जो आपने फ़ाइल हमें भेजी है, उसके मुताबिक जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, हमें उस पे यकीन नहीं है कि आप जो शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं, थोड़े दिनों के लिए विज़िट करने जा रहे हैं, हमें नहीं लगता कि आप थोड़े दिन रहेंगे। हमें यही लगता है कि आप वहाँ जाएँगे, असाइलम ले लेंगे, ज़्यादा दिन वहाँ स्टे करेंगे, हमें यकीन नहीं होता। अब बहुत कम ऐसा होता है कि एक जो है इतराज़ उठाया जाए। ये जिस तरह इस बंदे के जो है फ़ाइल में एक ही एतराज़ उठाया गया, ये कंसिस्टेंट नहीं होगा, ये मतलब वहाँ जाके मज़ीद रहेगा। ये जो बात कर रहा है कि मैं 7 दिन या 10 दिन रहूँगा या 15 दिन फिर वापस आ जाऊँगा, ऐसा नहीं होगा। ये बहुत ऐसा कम होता है कि एक ही एतराज़ लगाया जाए। इसका मतलब ये है कि फ़ाइल अच्छी बनी है। फ़ाइल ने बाकी सारे जो ऑब्जेक्शंस हो सकते थे, उनको किल किया है। और ये एक एतराज़ है जो हर एक पे लग जाता है। आप किसी को भी कह सकते हैं मुझे नहीं लगता कि आप वापस आएँगे, तो ये तो कोई एतराज़ नहीं, मतलब कि फ़ाइल 100% ये ठीक थी। अब जो इस तरह के एतराज़ होता है रिफ्यूज़ल में, वो हैंडल करना आसान होता है, और जहाँ बहुत सारे एतराज़ात आ जाएँ उनको हैंडल करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन लगानी पड़ती है, उसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स विद प्रूफ वो आपको लगाने पड़ते हैं। जब एक एतराज़ आ जाए तो मतलब ये होता है कि ये फ़ाइल का एतराज़ आप ख़त्म कर दें, तो इंशाल्लाह हम आपको वीज़ा दे देंगे, मतलब यही होता है। और अगर उसकी मर्ज़ी अगर फिर भी ना देना चाहे, वीज़ा उनकी पॉलिसी में हो कि हमने वीज़ा नहीं देना, तो वो अलग बात है। अब ये जो फ़ाइल है जो आपके सामने मैंने ये शेयर किया, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगाए गए थे। अब और ये भी मैं बता दूं कि ये वजह क्या बनी है इसका जो रिफ्यूज़ल आने की, जो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। इसके जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो हमने इस बंदे की बैंक स्टेटमेंट लगाई थी, इसके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, इनके पास बहुत सारी लैंड थी, वो हमने सारा उसके फ़र्द वगैरह वो लगाए, ट्रांसलेशन करवा के लगाए। हाँ, इसके पास एक गाड़ी थी वो लगाया। गाड़ी के जो कार्ड था इसके नाम पे था वो लगाया। उसके साथ इसके एफआरसी लगाया, ताकि एक एतराज़ आता है कि आपकी तो फैमिली टाइज नहीं है आउट ऑफ कनाडा, वो एतराज़ हमने किल किया। ये बहुत कॉमन एतराज़ आता है। इसके साथ एक और हमने जो है इसके डॉक्यूमेंट लगाया, वो था करैक्टर सर्टिफिकेट। करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो हमने इसलिए लगाते हैं कि बाज़ औक़ात ये एतराज़ आ जाता है कि हमें आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड का नहीं पता आप क्लियर हैं या नहीं है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते, तो ये चीज़ें लगाई। अब यहाँ जो मेन चीज़ मिस थी, बहुत सारी जो मेन चीज़, एक तो होता है कवर लेटर। मेन चीज़ तो एक कवर लेटर होता है, जिसका कवर लेटर जानदार है, उसमें बताया गया है, हर चीज़ डिटेल बताई गई है, आप कौन हैं, क्या करते हैं, आपकी पोजीशन क्या है, आप मालिक हैं, नौकर हैं, क्या हैं आप, ठीक है, आपकी आमदनी जो आ रही है कहाँ से आ रही है, किस तरह से अपने आप को आपने मेंटेन रखा हुआ है, फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं,
ट्रिप कैसे जा रही है, कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, आपकी प्लानिंग क्या है, क्यों जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने कवर लेटर में मेंशन करनी होती है। अगर वो आपने अच्छे तरीके से की हुई हैं तो आपका कवर लेटर पढ़ के ही मुतमिन हो जाता है जो वीज़ा ऑफिसर है। ज़्यादा जो काम होता है वो ये कवर लेटर है, एप्लीकेशन लेटर इसको भी कहा जाता है, तो उसका काम है। अब इसका जो मसला था, जो मेन मसला जिसकी वजह से इन्होंने कहा कि आप शॉर्ट टर्म के लिए वहाँ नहीं रुकेंगे, वो था ट्रैवल हिस्ट्री। अब इस बंदे की बैंक स्टेटमेंट भी ठीक थी, 3 मिलियन थी, लेकिन वो इतनी ठीक नहीं जितनी होनी चाहिए। फिर उसको हमने कैसे कवर किया वो मैं बताता हूँ। मेन इसका इशू जो था वो था ट्रैवल हिस्ट्री। इस बंदे ने कोई ट्रैवल नहीं किया, फ्रेश पासपोर्ट था, और फ्रेश पासपोर्ट पे अमूमन तब वीज़े लगते हैं जब वीज़े खुलते हैं और रेशो बढ़ जाती है, तो उस वक्त वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे भी लगने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज़ जैसे इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है या अमेरिका है, तो फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा हासिल करना बहुत मुश्किल है, अनलेस कि आपके पास बहुत सॉलिड रीज़न हो। आपने कोई कवर लेटर ऐसा बनाया है जिसमें ऐसा सॉलिड रीज़न दे दिया है कि वो आपका वीज़ा रिजेक्ट ही ना कर सकें, तो फिर उस पर आपका वीज़ा लग सकता है, अदरवाइज़ इंतहाई मुश्किल होता है। तो इसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। अब बैंक स्टेटमेंट भी इसकी 3 मिलियन थी। बैंक स्टेटमेंट और इसके जो टाइज मजबूत करना और इसका जो कवर लेटर था उसमें ये था कि ये बिज़नेस विज़िट के लिए जा रहा है, वहाँ जाएगा, वो देखेगा मामलात कि बिज़नेस किस तरह के यहाँ फ्लरिश कर रहे हैं, तो उसी तरह का बिज़नेस ये सेटअप करना चाहेगा, इन फ्यूचर बिज़नेस वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा, तो इसलिए वो जा रहा है। तो इसके लिए क्या किया गया कि इसका एक भाई है जो कुवैत होता है, तो उसके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगाए गए, ये कुवैत में है, इसको डिपेंडेंट बनाया गया कि ये उसके डिपेंडेंट है, असल काम वो कर रहा है, वहाँ मौजूद है, ये यहाँ फार्मिंग का काम कर रहा है, असासे इसके पास भी हैं, बैंक स्टेटमेंट है, गाड़ी है, इतनी जायदाद है, ये सब कुछ बता के साथ में बताया गया कि इसका भाई स्पोर्ट इसको कर रहा है, जो अच्छा बिजनेस चला रहा है कुवैत में, उसके नीचे मुलाजमीन काम कर रहे हैं, उसकी जितनी भी हमने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स थे वो लगा दिए साथ, उसकी बैंक स्टेटमेंट 2 लगाई हमने साथ कि अच्छी खासी उसके पास पैसा है, गाड़ियां हैं, वो जो कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स थे वो भी लगाया। तो इससे केस स्ट्रॉन्ग हो गया। केस इसलिए स्ट्रॉन्ग हो गया, एक तो जो बंदा है मौजूद है एप्लीकेंट, एक तो उसके पास भी ठीक है, उसके पास पैसा भी है, जायदाद भी है, करैक्टर भी उसका क्लियर है, उसके टाइज भी हैं। दूसरा उसका फ़ायदा ये हुआ साथ में उसको डिपेंडेंट बनाने का कि जो उसका भाई है वो भी अच्छा खासा है, बिजनेसमैन है। तो इन लोगों को जो बिजनेसमैन होते हैं आमतौर पर ये जो हैं ये कहीं जाकर मुलाजमत नहीं करते, जिनका बिजनेस सेंस होता है, जो काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये मुमकिन था कि कनाडा वीज़ा देता और ये फ़ाइल स्ट्रॉन्ग हो गई, और ये फ़ाइल बन भी स्ट्रॉन्ग गई, उनके एक तरह से पता चल गया। अब ये जो फिर भी इतराज़ आया कि हमें उम्मीद नहीं है कि आप ऐसा करेंगे, वो उसकी वजह ये है कि हम पाकिस्तानियों की मेंटालिटी ये है कि हम असाइलम सीकर हैं, तो इस वजह से हम पे वो मुल्क ट्रस्ट नहीं करते। और ये वजह है कि वो हर एक के साथ ही, चाहे बहुत अच्छी प्रोफाइल्स की मैंने देखी, बड़े विज़िट देखे हैं कि विज़िट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी वो इतराज़ लगा देते हैं कि हम यकीन नहीं है हमें कि आप उस मुल्क से वापस आएंगे। तो एक तो ये है। दूसरा एक चीज़ ये है कि आप जिस एरिया में रहते हैं वो एरिया अक्सर बदनाम होता है किसी मुल्क की नज़र में। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में मंडी और ज़िला गुजरात है, इसमें मोस्टली बंदे जो है गैर कानूनी से बैठ जाते हैं, गैर कानूनी तरीके से जाके दूसरे मुल्कों में वहाँ से असाइलम लेते हैं। तो एक एरिया हिट लिस्ट पे आ जाता है कि ये एरिया के लोग यहाँ से जो आ रहे हैं वो अमूमन यही काम करते हैं। अगर 100 में से 95% ये कर रहे हैं, तो जो नहीं भी कर रहा तो उस पर भी उनको ये शक होता है। तो ये जो इतराज़ है ये इतना सॉलिड नहीं है। अब इस इतराज़ को हमने कैसे हैंडल किया? इस इतराज़ को हैंडल करने का एक ही तरीका होता है कि आप एफिडेविट दें, आप स्टाम्प पेपर लें जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी करता है। और आजकल जो स्टाम्प है वो तो बार कोड के साथ आता है, तो वो कोई भी रीड कर सकता है, उसको वेरीफाई हो सकता है। पहले जो स्टाम्प पेपर आते थे वो कोई भी आपने उठाया लगा दिया तो उसकी वेरिफिकेशन होती नहीं, उसका ना रिकॉर्ड होता था। तो ये ऑनलाइन रिकॉर्ड इसका चेक किया जा सकता है। तो ये और मजबूत हो गया है केस कि अगर आप इस तरह का स्टाम्प लगा रहे हैं, ई स्टाम्प लगा रहे हैं, इस स्टाम्प पे आपने हर एक का केस मुख्तलिफ है। इसके केस में ये था कि हमने उनको बताया कि ऐसा नहीं है कि हम वापस ना आएँ, यहाँ इतनी
لینڈ ہے اس کو ہم نے بیچا نہیں، ابھی وہ موجود ہے۔ کل کو ہمارا ارادہ بھی نہیں بیچنے کا، اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ ایک بھائی آلریڈی کویت ہے، وہ وہاں بزنس کر رہا ہے، جو مجھ سے چھوٹا ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہے میرے، وہ سارا گھر میں چلا رہا ہوں، تو میں کیسے ہو سکتا ہے کہ واپس نہ آؤں۔ پھر ان قریب انگیجمنٹ ہے، میری انگیجمنٹ ہو چکی ہے اور شادی ہے میری، تو شادی کرنے میں نے واپس آنا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں وہاں ٹھہر سکوں۔ لینڈ کا اپنے حوالہ دے دیا، ٹائز کا حوالہ دے دیا، اگر ماں باپ میں سے کوئی بیمار ہے تو اس کا حوالہ دے دیا کہ میں ان کی دیکھ بھال میں نے کرنی ہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں واپس نہ آؤں۔ تو اس طرح کے جتنے بھی آپ کے پاس پوائنٹس بنتے ہیں، اور وہ پوائنٹس اس طرح سے بنیں گے اگر آپ نے پہلے فائل جو بھیجی ہے ان کو، جتنی انفارمیشن بھیجی ہے اس کے مطابقت رکھتے ہوں۔ یہ نہ ہو کہ وہاں آپ نے لکھا ہو کہ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں، اور یہاں آپ بتا رہے ہیں کہ میرا باپ جو ہے وہ بیمار ہے، تو اس کی میں نے دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے۔ لکیر کے فقیر نہیں بننا۔ آپ نے جو فائل وہاں بھیجی ہے، انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے، کوشش یہی آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس وہ سارا ریکارڈ ہو، اس کے مطابق آپ ان مسائل کو حل کریں گے، جتنے بھی اعتراضات ہوں گے ان کو حل کریں گے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی ہے جو آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ نے پاکستان آنا ہی آنا ہے، وہ آپ پوائنٹس ان میں اٹھائیں۔ زیادہ لمبا کور لیٹر لکھنے کی، رسپانس لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کئی بندے 3-4 صفحات کا لکھ دیتے ہیں، تو یہ امپریس کرنے کے لیے۔ تو جب آپ زیادہ بولیں گے، زیادہ لکھیں گے، تو آپ مسٹیکس زیادہ کریں گے۔ تو اس طرح سے اس کو ہینڈل کیا گیا۔ ایک تو ہم نے ایفیڈیوٹ لگا دیا، ایفیڈیوٹ تو پکا ثبوت ہے کہ ہم حلفاً بتا رہے ہیں کہ ہم واپس آئیں گے، اور پھر ہم نے ریزنز بتا دیے، 5-6-7 جتنے بھی ریزنز آپ کے بنتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس صرف ایک ہی ریزن ہے تو آپ بھی بتا دیں۔ میرے پاس ایک کیس ایسا بھی موجود ہے کہ جس میں ایک ریزن یہ بتایا گیا کہ میری وائف جو ہے وہ پریگننٹ ہے، اور 2-3 مہینے بعد ڈلیوری ہے اس کی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ ڈلیوری ہو اس کی اور میں یہاں موجود نہ ہوں، تو اس بیس پہ بھی ویزا گرانٹ کر دیا گیا۔ تو ہر ایک کی جو سچویشن مختلف ہے، ہر ایک کا ریفیوزل مختلف ہے، اور ہینڈل کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس ریفیوزل سٹوری سے آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور آئیڈیا آیا ہوگا، فائدہ ہوا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں ایک نیا ریفیوزل کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔